हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। आज एक नया टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को मदद करेगा। अभी देखो, अभी लगभग सबका PT1 एग्ज़ाम चल रहा है। कई सारे बच्चे परेशान भी हैं। वो इसीलिए परेशान है, वो उनको लग रहा है कि उन्होंने जितना मेहनत किया था उस हिसाब से उनका एग्ज़ाम नहीं जा रहा या नहीं गया। जो पेपर हो गया है उनका जितना मेहनत था उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ कम रह गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को पता है, जो भी बड़े लोग हैं, जिनको हम बड़े कहते हैं, जो जिस फील्ड में हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने कभी नहीं हारा है। आपने उनका बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी जो पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये सारे लोग ज़िंदगी में कितने बार हारे हैं। जैसे ये हुसैन बोल्ट है, अभी तक जो है इन वर्ल्ड का फास्टेस्ट रनर। आप क्या सोचे हो, क्या उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं गिरे हैं? क्या जब भी उन्होंने चलना सीखा कभी नहीं पड़े हैं? बहुत बार गिरे हैं। लेकिन तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता जब तक आप खुद से नहीं हारोगे। कभी आप राहों में चलोगे तो कभी गिरोगे, कभी घुटने छिल जाएंगे, कभी पाँव मोड़ जाएंगे, लेकिन ट्रैक नहीं छोड़ना है। ज़रूर जीत होगी। हाँ, हिम्मत नहीं हारना है और कोशिश कभी बंद नहीं करना है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर के नाम क्या है? पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर पॉलिनोमियल पढ़ाइए। ठीक है, तो मैं भी कोशिश कर रहा था कि कई दिन से ट्राई कर रहा था इसको पढ़ाने के लिए। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसके चलते ये वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। एक्चुअली चक्कर क्या है ना कि ये मेरे पास सिंपल बोर्ड है और इस बोर्ड में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने में थोड़ा सा इशू आता है। या तो काफ़ी वीडियो स्लो हो जाएगा जो आप लोगों को बोरिंग लगेगा, या तो फिर अगर मैं इसको बनाने जाऊँगा तो आप देखोगे तो कई बार ड्राइंग अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि हाथ से लाइन वाइन खींचना पड़ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए कि पॉलिनोमियल क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब है मैनी। तो जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं ना, मोनो, डाई या बाई भी कोई बोलते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस टाइप का हम लोगों ने साइंस में पढ़े हैं ना। तो पॉली जो है एक्चुअली टेक्निकल टर्म है। जैसे पॉलीथीन, पॉलिस्टर आप लोग पढ़ोगे आगे चल करके। बहुत सारे स्टर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो पॉलिस्टर कहा जाएगा। बहुत सारे एथीन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो पॉलीथीन कहा जाएगा। उसी टाइप का पॉली मतलब मैनी होता है। ठीक, और मियल, पॉलिनोमियल, नोमियल का मतलब क्या होता है? नोमियल का मतलब होता है नंबर। ठीक, तो पॉलिनोमियल की मतलब मैनी नंबर है। तो आज हम चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल में। पहला जो होता है एक लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है। और इस इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड में भी देखेंगे और कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। और ग्राफिकल मेथड से हम समझेंगे कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक, तो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। सो पहली बात जो है कि पॉलिनोमियल में हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे? किसी जगह में लिखा है कि ax + b। ठीक, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो कि 2x + 3, ऐसे लिख सकता हूँ। और किसी जगह में ऐसे लिखा है कि 2x² + 3x + 5। ये सारे मेरा पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट में लिखा है पॉलिनोमियल में हो जाएगा। आप बोलोगे फिर पॉलिनोमियल ये जो है मेरा पॉलिनोमियल है, तो फिर पॉलिनोमियल नहीं कौन सा है? पॉलिनोमियल नहीं है अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि √x - 1 या √x + 1, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर 1/x² + x + 1 ऐसे अगर लिखता हूँ तो इस टाइप का जो इक्वेशन आएगा ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम चर्चा करते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के बारे में क्लास 9 में आपने पढ़ा है और क्लास 10 में भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, ये भी एक चैप्टर है। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है?
ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ax माइनस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। तो इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? लीनियर इक्वेशन का खासियत क्या है कि इसमें जो अननोन नंबर होता है उसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ठीक, अब देखो इक्वेशन बेसिकली आप लोगों का क्लास के लिए 3 तरह का है। एक होता है ax प्लस बी, इस टाइप का इक्वेशन होगा। दूसरा इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस टाइप के इक्वेशन होगा। तीसरा इक्वेशन हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस टाइप का भी एक इक्वेशन होगा। और इसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। इसको क्या बोला जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको क्या बोला जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। अब बात आता है इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाएगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला जाएगा और इसको क्यूबिक इक्वेशन क्यों बोला जाएगा, इसका पर हम एक एक चर्चा करने लगते हैं। अब देखो, मान लो आपको एक इक्वेशन दिया गया है कि ax प्लस बी, केवल इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी इक्वल टू 0। अगर इस केस में ऐसे इक्वेशन दिया गया है, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हो कि जैसे मान लो ऐसे दिया गया है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप का अगर इक्वेशन दिया गया है, आप लोगों ने पढ़े हो क्लास 9 में। मान लो px इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है, px इज इक्वल टू 3x प्लस 2 दिया गया है। तो px की जगह में अगर मैं pk ले लेता हूँ, तो pk ले लूँगा तो मैं क्या हो जाएगा? x की जगह में k डाला जाएगा, 3 इंटू के प्लस 2 ऐसे डाला जाएगा। तो फॉर एवरी x जो k का वैल्यू हमने डाल दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू, जो px का वैल्यू जो था तो pk का वैल्यू k का वैल्यू लेकर के वही हो जाएगा। आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लो px आपका क्या था? 3x प्लस 2, तो मैं क्या ले लूँ अभी? p2। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, क्लास 9 में आप क्या पढ़े थे। तो p2 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 3, और x की जगह में क्या डाला जाएगा? 2 प्लस 2, आंसर क्या आ जाएगा? 8। आप बोलोगे p2 हो गया। अगर p2 की जगह में मैं मान लो p5 ले लेता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू 17। यानी कि हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए k का वैल्यू, सॉरी, जो हमारे इक्वेशन का वैल्यू बदल जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी लिखा हूँ, इसका वैल्यू हर जगह में बदलता रहेगा। मान लो ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, मान लो ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, इक्वेशन का कुछ तो एक वैल्यू निकलेगा। अगर इस कंडीशन में मेरे को x का वैल्यू क्या निकलेगा? वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्लास 7 में, क्लास 8 में जैसे इसको सॉल्व करते थे, तो मैं क्या करूँगा? इम्प्लाइज दैट ax इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? माइनस बी। यस और नो? इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी अपन ए। तो माइनस बी अपन ए, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू मुझे अगर चाहिए, x का वैल्यू हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट जो होगा इसमें मेरा ए, x जो है वेरिएबल है, a क्या है? a जो है x का कोफिशिएंट है, और b क्या है? मेरा कांस्टेंट है। x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो भी होगा इक्वेशन में, होल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी कि ax प्लस बी में ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा कोफिशिएंट है, ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है। इसका वैल्यू तो नहीं बदल सकता है ना, कांस्टेंट है। जैसे इस इक्वेशन में मान लो एक इक्वेशन लिखता हूँ 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई 5 तो 5 रहेगा, 5 का वैल्यू कभी बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता है। कोई बच्चा फिर बोलेगा सर ये 3 का वैल्यू तो नहीं बदल सकता है ना, 3 तो कांस्टेंट है। लेकिन ये 3 किसके साथ है? x का साथ है, इसलिए 3 को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते हैं। 3 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, बट 5 विल बी मेरा कांस्टेंट। तो इसीलिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम
इसी चीज़ को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मान लो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, मान लो एक इक्वेशन आपको ऐसे दिया गया है कि जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मान लो इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आप लोग क्या करोगे, अभी इसका ग्राफ बना दोगे। इसका जैसे ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा कि नहीं। पहला हमको क्या करना है, एक टेबल बना देना है। तो टेबल में हम x का एक एक वैल्यू डालेंगे और उसका कॉरस्पॉन्डिंग y क्या निकल रहा है। मान लो यहाँ पर x डाला और यहाँ पर y डाला, तो मान लो मैं x का वैल्यू क्या डाल देता हूँ, मान लो मैं माइनस और प्लस में लूँगा, मान लो -2 डाल देता हूँ। अगर मैं -2 डाल देता हूँ, ये अभी क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 और +3, आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा कि नहीं। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा इस केस में, -1 आ जाएगा। अब दूसरा वैल्यू मैं क्या डाल देता हूँ, -2 के बाद मैं -1 डाल देता हूँ। आप खुद ही देख लो, अगर मैं यहाँ पर -1 डाल दूँ, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ऐसे हो जाएगा, ठीक। आप लोग ऐसे क्यों डाल रहे हो, क्योंकि देखो मैं अगर ऐसे लिखूँगा, मेरा कोशिश यही है कुछ माइनस से लूँ, यानी कि ग्राफ में कुछ लेफ्ट साइड का और कुछ राइट साइड का। अगर मैं x का वैल्यू 0 डाल दूँ, x का वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ, अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर मैं 1 डाल देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और x का वैल्यू मैं 2 डाल देता हूँ, तो ये 2 जाए 4 प्लस 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इस चीज़ को अगर मैं ग्राफ में प्रेजेंट करूँ, तो मैं ग्राफ में अगर प्रेजेंट करूँ, ये मेरा क्या हो गया, 0। इस तरफ मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को याद दिला दूं कि हमेशा जो राइट साइड वाला होता है प्लस होता है, एंड ऊपर वाला जो होता है ये भी प्लस होता है। लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, और नीचे की वाला जो होता है वो भी क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो ऐसा है। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा है, -1 -2 -3 -4 -5, इस टाइप के नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे चलता जाएगा। अब देखो पहला वैल्यू क्या है मेरा, -2, जो x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू क्या है, -1 है, यानी कि इस तरफ नीचे। अब x का वैल्यू जो -1 है, तो इसका वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि ऊपर। x का वैल्यू जब 0 है, इसका वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि इधर। एंड x का वैल्यू जो 1 है, इसका वैल्यू क्या है, 5 है, यानी कि इधर। एंड x का वैल्यू जो 2 है, इसका वैल्यू 7 है, यानी कि इधर। अगर देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, ये सारे पॉइंट अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, तो सारे पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा आ जाएगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है कि नहीं। अब ये जो मेरा इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन मेरा क्या था, 2x माइनस 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, यही मेरा इक्वेशन था। अब देखो इस इक्वेशन में मुझे क्या मिला, एक लाइन मिल गया। तो इसीलिए इस इक्वेशन में क्या बोलूँगा, लीनियर इक्वेशन। देखो लाइन था, लाइन से ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा समझाना आप लोगों का कुछ काम में आ रहा है, अगर लग रहा है कि इससे कुछ हेल्प मिलेगा और हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगला जो वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोगों को पढ़ाई में काफ़ी मदद मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। आप बोलोगे कि ये ax स्क्वायर bx प्लस सी और लीनियर इक्वेशन का क्या था, ax प्लस b, ऐसे था ना, क्योंकि इससे क्या मेरा बन रहा था, एक लाइन बन रहा था। अब सोचो कि मान लो मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। अगर रेक्टेंगल का एरिया में निकालूं तो इसका वैल्यू मान लो, ये मेरा ब्रेड है और ये मेरा लेंथ है, इसका वैल्यू मान लो x प्लस 3 है, राइट। और इसका वैल्यू मान लो, डेफिनेटली लेंथ मेरा इससे बड़ा होगा, मान लो इसका वैल्यू मेरा क्या है, x प्लस 5 है। अब मान लो ये क्वाड्रिलेटरल का नाम मैंने दे दिया ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABCD। अब मुझे क्या मिलेगा, AB इंटू AB ले सकता हूँ, या मैं ले सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेड मुझे लेना है, AD इंटू CD, ऐसे ले सकता हूँ ना, AD इंटू CD। ठीक है, अब AD इंटू CD जो है, AD का वैल्यू मेरा क्या है, x प्लस 5 और CD का वैल्यू क्या है, x प्लस 3। तो दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, भूलना नहीं, एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला था, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों का क्लास 9 में था। देखो उसी फॉर्मूला लाकर मैंने यहाँ डाल दिया, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी। अब देखो इस फॉर्मेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब ये जो हो गया, ये मुझे मिला क्या, इसका एरिया मिला। एरिया किसका मिला, एक क्वाड्रिलेटरल का। इसीलिए इस टाइप का इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ax प्लस बी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ax प्लस बी में क्या हुआ था, जब मैंने ग्राफ बनाया था तो वो x एक्सिस को एक ही बार केवल इंटरसेक्ट कर रहा था। देखो इस टाइप का जो एक्सिस था उसमें वो एक ही बार केवल x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इस टाइप का इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी, एक जो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को अगर क्रॉस करना है तो केवल एक ही बार तो क्रॉस कर सकता है। देखो एक ही बार वाई एक्सिस को और एक ही बार एक्स एक्सिस तो क्रॉस कर सकता है, ऐसे नहीं कि बार बार तो क्रॉस नहीं कर सकता है। इसका ऊपर जो है दो ऑप्शन हो सकता है, अगर ये थोड़ा सा भी एंगल लेगा कभी ना कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, या तो कभी क्रॉस नहीं करेगा। कभी क्रॉस कब नहीं करेगा, मान लो कोई लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, केवल वही क्रॉस नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड हमेशा कोई लाइन जो है एक ही बार एक्स एक्सिस को जो क्रॉस करेगा तो वही उसका जीरो मिलेगा, वही उसका वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए इस टाइप का इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कितना जीरो होता है, ओनली 1 जीरो होता है। समझ में आया, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अब मान लो एक इक्वेशन आपके सामने हम लेते हैं और इक्वेशन को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, और लास्ट में फाइनली में तीनों इक्वेशन को साथ में कराऊंगा। अब देखो ये इक्वेशन आपका दिया गया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है, फिर मुझे क्या करना है, उसी टाइप का एक टेबल बनाना है, और इस टेबल में आपका क्या करना है, मुझे x एंड y लेकर के इसका वैल्यू पुट करना है। ठीक, अब मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ, यहाँ y लिख देता हूँ। अब देखो अगर x का वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं -2 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, -2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 4, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। -2 ले लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और माइनस इंटू -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 + 6 -4 -4,
तो 4 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी कि y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वैल्यू अगर मैं लेता हूँ। अब मैं दूसरा वैल्यू अगर लेता हूँ, दूसरा वैल्यू क्या ले सकता हूँ मैं, मान लो मैं अभी x का वैल्यू ले लेता हूँ, क्या x का वैल्यू मैं लेता हूँ -1। अगर मैं x का वैल्यू -1 ले लेता हूँ, अब x स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -1 एंड -4, आंसर क्या आ जाएगा 1 + 3 -4, आंसर क्या आ जाएगा 0। 3 + 1 4 एंड 4 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूँ, जो मैंने फॉर्मेट बताया था कि मुझे -2 1 0 एंड +1 +2 इस टाइप का लेना है। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 0 लेता हूँ, अगर 0 लेता हूँ तो ये भी ऑफ हो जाएगा और ये भी ऑफ हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा -4। ऑफ क्यों होगा, क्योंकि 0 हो गया तो x² भी मेरा 0 हो गया और 3x भी 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास -4। अगर x का वैल्यू मैं +1 लेता हूँ, ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं +1 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये -3 के साथ 1 हो जाएगा एंड -4, तो -4 - 3 कितना हो जाएगा -7 + 1, तो क्या आ गया 1 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा -6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर x का वैल्यू अगर मैं +2 लेता हूँ, अब देखो +2 अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 एंड -4, आंसर क्या आ जाएगा 4 -6 एंड +4, 4 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -6। अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 डाल दूंगा यहाँ पर, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 एंड -4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है और 3 3 जा 9 होता है, आंसर क्या आ जाएगा -4। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब x का वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, मान लो, और एक वैल्यू ले लेता हूँ x का वैल्यू 4, अगर मैं x का वैल्यू 4 ले लेता हूँ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 -4 16, और यहाँ पे 16 और यहाँ पर 16 कितना आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है। अब इसको अगर मैं ग्राफिकल मेथड में प्रेजेंट करूँ तो कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, अब देखो सिमिलरली मैं यहाँ पर दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, इसको ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है। मैं यहीं तक लेने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये मेरा 4 तक मैंने लिया हूँ, और y एक्सिस कहाँ तक लिया मैंने 6 से +6 से -6, तो इस तरफ मैं ले लेता हूँ, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है और ये मेरा -3 है। इतना x एक्सिस में काफ़ी है क्योंकि 1 2 3 4 इधर लिया हूँ, तो अब चालाकी करना है। अब y एक्सिस में क्या है +6 से -6 तक लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये +6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये -6 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो, अब शुरू करते हैं हमारा ग्राफ। तो ये क्या बोला है -2 जब x है, x जब -2 है, y कितना है 6 है, यानी कि इस जगह में पॉइंट कहीं पर होगा। ठीक, अब x का वैल्यू जब -1 है तो ये 0 है, यानी कि इधर ही रह गया। ठीक, अब x का वैल्यू जब 0 है, ये -4 है, यानी कि इधर रह गया इस जगह में। अब x का वैल्यू जो 1 है तो इसका वैल्यू क्या है -6 है, यानी कि इस जगह में रहेगा। अब x का वैल्यू जो 2 है तो भी वो -6 है, यानी कि इसका नीचे इधर रहेगा। और x का वैल्यू जब 3 है तब ये -4 है, यानी कि 3 का नीचे -4 इस जगह में रहेगा। एंड x का वैल्यू जब 4 है तब इसका वैल्यू क्या 0 है, यानी कि इस जगह में रहेगा। अब देखो ये सारे पॉइंट को मैं कैसे जोड़ूंगा, मैं इस पॉइंट को ऐसे जोड़ूंगा कि नहीं, ऐसे लाऊंगा और ऐसे करके ले जाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेरा ग्राफ है इस x एक्सिस को 2 बार देखो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार पॉजिटिव की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक बार नेगेटिव की तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि इस इक्वेशन का मेरे पास 2 जीरो निकलेगा, एक पॉजिटिव जीरो
और एक नेगेटिव जीरो। अब ये बार बार बच्चे पूछते हैं जीरो की मतलब क्या है। जीरो की मतलब ये है कि ऐसे कौन सी पॉइंट में ये इंटरसेक्ट करेगा जहां पर y का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जहां पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी कोऑर्डिनेट को ही या उसी वैल्यू ऑफ x, यानी कि द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x where y इक्वल टू जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वो जो x का वैल्यू है वही उस पॉलिनोमियल का जीरो कहला जाएगा। अब ध्यान देने बात है, यहाँ पे देखो दो जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो क्या बात हो सकता है, अब देखो क्या क्या बात हो सकता है। अब हम एक की बात एक चर्चा करेंगे। कई बार क्या होता है कि इक्वेशन ऐसे होता है, इस इक्वेशन को छोड़ दो, इक्वेशन कितने तरह का आएगा आपके पास। देखो कुछ इक्वेशन ऐसे होते हैं कि ये जो वैल्यू है या तो केवल इस तरफ आएगा, इस केस में क्या होगा, आपका दोनों जीरो जो हो जाएंगे, दोनों जीरो यानी कि अल्फा एंड बीटा दोनों अगर हम जीरो लेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, अगर हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे जिसमें कि ये इस तरफ आएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, अब अगर मान लो एक ऐसे ग्राफ लेता हूं कि अल्फा और बीटा ऐसे ही हो रहे हैं, इस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो इक्वल हो जाएंगे, एक ही पॉइंट में टच कर रहा है ना, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। कई बार अगर मैं ग्राफ ऐसे लेता हूं और ग्राफ ऐसे होता है, इस जगह में अल्फा और बीटा दोनों बराबर तो होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रहा है। कई बार ग्राफ क्या होता है कि ऐसे, अगर मान लो आपका सामने ऐसे ग्राफ आ रहा है, कैसे ग्राफ आ रहा है कि इक्वेशन में ऐसे ग्राफ आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, या तो फिर इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, या तो फिर इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, इस केस में आपका नो सॉल्यूशन। समझ में आया, इस केस में आपका कोई भी जीरो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस केस में y का वैल्यू कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा ऊपर रहेगा। आप खुद ही देखो ना, यहाँ पर y का वैल्यू जीरो है क्या, नहीं ना, y का वैल्यू तो जीरो इधर है, इधर भी y का वैल्यू जीरो है क्या, नहीं ना, क्योंकि y का वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, एंड इधर y का वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा। इन ऑल दीज केसेस आपका जीरो नहीं मिलेगा, यानी कि इस टाइप का इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का इक्वेशन एक देखो, एक सिंपल सा इक्वेशन में लेता हूँ। सिंपल सा इक्वेशन क्या है कि y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। ठीक, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। इस टाइप का इक्वेशन का अगर मैं सॉल्व करता हूँ, यानी कि y का वैल्यू कब कब मेरा जीरो होता है। अब देखो इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, पहले तो मैं टेबल बनाऊँगा, फिर जाके मैं ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा x है, यहाँ पर मेरा y है। अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ -2, मैं बोला था ना कुछ माइनस लूँगा और कुछ प्लस लूँगा। x का वैल्यू अगर मैं -2 ले लेता हूँ, अब खुद ही देख लो, अगर x का वैल्यू मैं -2 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू -2, आंसर क्या आ जाएगा, -8 प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि इसे 0 हो जाएगा। ठीक, अगर x का वैल्यू में -1 के बाद -2 के बाद -1 लेता हूँ, अगर -1 लेता हूँ तब क्या होता है कहानी, अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर होल क्यूब -4 इंटू -1, आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 4 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, अब खुद ही देख लो, x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, भाई ये भी 0 ये भी 0, आंसर 0, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। x का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, अगर 1 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 -4, आंसर क्या आ जाएगा, -3। और x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ,
अगर x का वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, 2 लेने से क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब -4 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 8 - 8 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो इसको अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करता हूँ तो कैसे होगा। मुझे ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जानबूझ करके छोटा वैल्यू लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये क्या हो गया मेरा 0 1, देखो इधर ज़्यादा नहीं लिया, 1 और 2 लिया है, तो यहाँ पर भी मैंने 1 और 2 ले लेता हूँ। और इस तरफ -1 -2 लिया है, -1 और -2 ले लेता हूँ। ऊपर की तरफ मुझे क्या ज़्यादा नहीं लेना है, 1 2 एंड 3 लेता हूँ। नीचे की तरफ -1 -2 एंड -3 ले लेता हूँ। ठीक, अब जो -2 था, x का वैल्यू जो -2 था, इसका वैल्यू क्या था, 0 था, यानी कि इसी पॉइंट पे रहेगा। अब x का वैल्यू जो -1 है, इसका वैल्यू क्या बन गया, 3 बन गया, यानी कि इधर बन गया। और x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, यानी कि इधर हो गया। x का वैल्यू जो 1 है, इसका वैल्यू क्या है, -3 है, यानी कि इधर हो गया। अब x का वैल्यू जो 2 है, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि इधर हो गया। अब देखिए इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ा जाएगा, इसको ऐसे ऊपर उठा जाएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, फिर ऐसे मुड़ करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो ग्राफ है मेरा पॉइंट को 3 बार, एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। यस और नो? जब 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब मुझे 3 0 मिल रहा है, y का 3 वैल्यू 0 मिल रहा है। इसीलिए जो क्यूबिक इक्वेशन होते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन कौन होते हैं, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर जो है 3 होता है। क्यूबिक इक्वेशन का मुझे 3 0 मिलता है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। ठीक है, इसमें 3 0 इसलिए मिलता है। अब देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन कितने तरह का होता है। कुछ इक्वेशन का हम यहाँ पर हेल्प लेंगे और उसको आप लोगों को समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, एक इक्वेशन आपका सामने दिया हुआ है, जैसे y = x³। बहुत सिंपल इक्वेशन है। y = मान लो x³ दे दिया। आप खुद ही बोलो ना भाई, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो बहुत इजी ग्राफ बनेगा कि नहीं। देखो x एंड y ले लिया, अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, वेरी सिंपल। x का वैल्यू अगर -1 है, y का वैल्यू भी -1। x का वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू 1 है। x का वैल्यू अगर -2 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर +2 है, इसका वैल्यू +8 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना देखो सेम टू सेम मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, और इधर -1 एंड -2, इधर 1 2 3 4 लाइक दिस। ये -1 -2 -3, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ। अब देखो जब 0 था तो ये 0 था, ये मेरा 0 है। अब जब -1 है तो ये भी -1 है, यानी कि नीचे आएगी इस पॉइंट में कहीं पे, इधर ही। और जब 1 है तो 1 है, तो इधर आएगा पॉइंट में इस टाइप का। मुझे अगर इस ग्राफ को इसको जोड़ूंगा तो मेरा पास ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ देखो ऐसे आकर के ऐसे बनेगा कि नहीं, ये ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा। ठीक है, 2 जब था तो 8 था ना, तो एक्चुअली ऐसे नहीं बनेगा, तो ये ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा, क्योंकि 2 जो होगा 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, x का वैल्यू में ये यहाँ पर भी 0 है, केवल एक ही 0 मिल रहा है कि नहीं। इस केस में केवल आपको एक ही 0 मिल रहा है, और ये जो 1 है तो ये इधर 1 है और आगे बढ़ते जा रहा है, तो 0 मेरा एक ही 0 मिल रहा है। ठीक है, अब एक दूसरा इक्वेशन लेके देखते हैं। दूसरा इक्वेशन यानी कि जब x = x³ है, अब खुद ही बोलो x जब y = जब x³ है तो केवल और केवल 0 कब होगा, केवल x जब 0 होगा तभी 0 होगा, और कभी भी 0 हो ही नहीं सकता है। अब एक दूसरा इक्वेशन लेके हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन ऐसा है कि y = x³ - x², y = x³ - x²। अब इस इक्वेशन का ग्राफ हम लेके देखते हैं। ये भी बहुत आसान सा होगा,
ये भी बहुत आसान सा ग्राफ होगा, इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो कैसे करता हूँ मैं। देखो मान लो ये मैंने ग्राफ लिया, टेबल बना रहा हूँ मैं, और ये मेरा x है और ये मेरा y है। अब खुद ही बोलो, पहला चीज़ मैं सेम करता हूँ कि -1 से लेता हूँ। अगर x का वैल्यू -1 हो जाएगा तो -1 का होल क्यों क्या हो जाएगा, -1। -1 का होल क्यों क्या हो जाएगा, -1 -1 एंड इधर फिर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। अब इतना तक समझा दिया, बार बार यहाँ लिखने का उम्मीद करता हूँ ज़रूरत नहीं है। अब अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0, ठीक है। अगर x का वैल्यू अगर 1 है तो y का वैल्यू 0, कि भाई 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और x का वैल्यू 2 है तो 2 क्यों 8 - 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो इसका ग्राफ बना करके दिखाता हूँ। अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम 0 1 2, ज़्यादा नहीं बनाना है, -1 -2, ऊपर +1 +2, नीचे बनने की ज़रूरत नहीं है, बस -1 एंड -2 यहीं तक काफ़ी है। अब देखो जब ये -1 था तब ये -2 था, तो ग्राफ पॉइंट कुछ इस जगह में होगा, और जब 0 था तब ये 0 था, तो पॉइंट इस जगह में होगा, और जो 1 था तब भी 0 है तो पॉइंट इस जगह में होगा, और जो 2 था तो 4 था तो पॉइंट कुछ इस जगह में होगा। अब इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे ऊपर चला जाएगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, यहां पर 2 जगह में ये 0 ले रहा है, तो इस केस में मेरा x का केवल 2 ही 0 निकलेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू है मेरा क्या निकल गया, ये वाला जो वैल्यू देखो -1 एंड -2, और ये वाला वैल्यू मेरा 0 0 है, और ये वाला वैल्यू मेरा क्या है 1 0, और ये वाला वैल्यू पॉइंट ऊपर कहीं पे है 2 एंड 4, यानी कि इस जगह में मेरे को 2 बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि पहले वाले में देखो, पहले वाले में जो ग्राफ कराया था तो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है, फिर 1 बार फिर 2 बार। समझ में नहीं आया, मैं एक बार करके दिखाता हूँ शॉर्ट में। सो पहले वाला जो मैंने ग्राफ कराया था, इस ग्राफ में वो कैसे कर रहा था कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ग्राफ में 3 बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा था। दूसरा जो ग्राफ था उसमें 2 बार क्रॉस कर रहा था, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 मिनट, ऐसे करके उसने कैसे क्रॉस कर रहा था, एक पॉइंट ऐसे लिया और नीचे की एक पॉइंट लेकर के ऐसे चला जा रहा था। अब तीसरा वाला जो हुआ, ये 2 पॉइंट में क्रॉस किया, मतलब ऐसे गया, ऐसे जा करके, यानी कि एक पॉइंट, तो 3 तरह का अलग अलग ग्राफ। और इस ग्राफ में सिर्फ एक ही बार क्रॉस कर रहा था, केवल एक ही बार ऐसे क्रॉस कर रहा था। तो इस पॉइंट में 3 बार, इस पॉइंट में 2 बार, और इस पॉइंट में 1 बार। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि किस किस कंडीशन में आप लोगों का 0 निकलेगा और किस किस कंडीशन में 0 नहीं निकलेगा। अब देखो पहला केस में, अभी तीनों को अगर मैं यहां पर रखूं तो लीनियर इक्वेशन में क्या हो रहा था कि एक ही बार क्रॉस कर रहा था एक्स एक्सिस को, ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस को वो 2 बार क्रॉस कर रहा था, आइदर वो ऐसे क्रॉस कर रहा था या कैसे भी 2 बार क्रॉस कर रहा था। और आपका क्यूबिकल इक्वेशन में क्या तो हो रहा था कि एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये आपका था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, और ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, और ये था आपका क्यूबिकल इक्वेशन का ग्राफ, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे आप लोगों को ये मेरा क्लास लगा। अगर कुछ इसमें और लगा कि और कुछ आपको समझाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। और
नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करना। नेक्स्ट वीडियो जरूर इससे अच्छा होगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। किसी को कोई अगर डाउट है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।